नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में अयोध्या के राम मंदिर मामले को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सबसे बड़ी खबर है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि इस एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है और इस एफआईआर में किन किन लोगों के नाम हैं, किन किन के नाम नहीं हैं, जिनको एसआईटी की जांच में संदिग्ध माना, वो कौन लोग हैं जिनके नाम इसमें नहीं है। इस वीडियो को के अंदर हम इसी को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के जहां सियासत बहुत ज़्यादा देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला देखने को मिला, वहीं आम आदमी के सवाल भी सामने आए कि आखिरकार उनके इस चढ़ावे को लेकर के कौन चोरी कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और क्या वाकई में ऐसा हुआ। और आपको पता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनके ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए हैं। तो बात यह है कि चंपत राय के ड्राइवर को तो इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया, लेकिन चंपत राय को आरोपी नहीं बनाया गया, उनका नाम नहीं है। और 3 आरोपी इस पूरे मामले में अरेस्ट भी कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर के, चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर के। और चूंकि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर अब मुकदमा दर्ज करवाया है। इस एफआईआर में चंपत राय समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। और ये नहीं है, इससे पहले ये खबर आई थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने इस खबर को खारिज कर दिया। ये बताया कि चंपत राय ने किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं दिया है। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए आपको याद होगा कि 13 जून को एक एसआईटी का गठन किया गया। 23 जून को इसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो पहली दफ़ा सरकार को सौंपी। और अब इस मामले की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के। किन आरोपियों के नाम है ये जानना बड़ा दिलचस्प है। जिस एफआईआर की हम बात करें जो दर्ज की गई है चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के, उसमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, इनका नाम है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें राम शंकर टिन्नू का नाम है, लवकुश मिश्रा का नाम है, अनुकल्प मिश्रा का नाम है, अविनाश शुक्ला का भी नाम है, मनीष यादव का भी नाम है, रमाशंकर मिश्रा का भी नाम है, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का नाम है और करुणेश पांडे का नाम है। अब आते हैं कि एफआईआर में आखिरकार चंपत राय का नाम क्यों नहीं है, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। और आपको बताएं कि इस एफआईआर से पहले जो खबरें आ रही थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, वो ये कह रही थी कि जो एसआईटी ने जांच की, उस एसआईटी की जांच रिपोर्ट में चंपत राय, इसके साथ साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण के जो प्रभारी है गोपाल राव, उनके समेत 17 लोगों को एसआईटी ने आरोपी माना। इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, क्या खेल हो गया? क्योंकि एसआईटी को जांच के दौरान जो दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिली थी, एसआईटी ने इस तरह के करीब 150 सेवादार कर्मचारी उनको चिन्हित किया था। और इनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद किस तरीके से बदलाव आया ये भी बताया। अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने आखिर किन किन लोगों को अपनी जांच में संदिग्ध माना। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी की तरफ से जिन लोगों की जांच की गई और जिनमें संदिग्ध पाया गया, उसमें सबसे पहला नाम चंपत राय का सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चंपत राय हो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। मंदिर की पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी चंपत राय की ही है। इन्हें एसआईटी ने संदिग्ध माना। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का।
अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य हैं और मंदिर व्यवस्था में सहयोग करने की बड़ी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के कंधों पर है। इसके अलावा जो एक और बड़ा नाम है वो गोपाल राव का है। गोपाल राव मंदिर निर्माण के बाकायदा प्रभारी हैं। इसके अलावा ज़मीन खरीद के प्रभारी भी गोपाल राव हैं और साथ ही अन्य व्यवस्था देखना इनका काम है गोपाल राव का। तो ये जो 8 नाम मैंने बताए, इनमें क्या ये 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं? एक बार फिर से वो 8 नाम सुन लीजिए जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नो, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे, ये 8 नाम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एसआईटी ने जिनको संदिग्ध माना, जिसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके इस एफआईआर में नाम नहीं है, इनको आरोपी नहीं बनाया गया है। अब देख लेते हैं कि कौन कर्मचारी क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रहा है, क्योंकि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नो का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा चंपत राय के बाद में। तो इनकी जिम्मेदारी है मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना। लवकुश मंदिर के कर्मचारी हैं, चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी लवकुश के कंधों पर है। इसके साथ साथ सोमेश आनंद भी मंदिर के कर्मचारी है, व्हीलचेयर व्यवस्था के प्रभारी हैं। वीआईपी पास का काम यही साहब सोमेश आनंद देखते हैं। वीआईपी पास जितने राम मंदिर के बनते हैं, सोमेश आनंद वीआईपी पास के काम को देखते हैं। अनुकल्प मिश्रा कौन है? अनुकल्प मिश्रा भी मंदिर कर्मचारी हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करने की महत्वपूर्ण है। मनीष यादव भी मंदिर के कर्मचारी बताए जाते हैं, जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करने की है। इसके साथ साथ लवकुश का जिक्र हमने किया। राजेश पाठक एक नाम मंदिर के कर्मचारी हैं जिनके चढ़ावे की इनकी भी जिम्मेदारी है, इनको भी संदिग्ध माना एसआईटी में। केडी तिवारी को भी एसआईटी ने संदिग्ध माना, मंदिर के कर्मचारी है, इनकी जिम्मेदारी चढ़ावे में आए सोना चांदी के ये प्रभारी हैं। जितना भी सोना चांदी भगवान रामलला के नाम पर चढ़ाया जाता है मंदिर में, उसकी जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। इनके साथ रत्नेश चतुर्वेदी हैं, इनकी जिम्मेदारी मंदिर में कैश गिनने के लिए बैंक की ओर से नियुक्त हैं, ये मंदिर के कर्मचारी है। रविशंकर मिश्रा मंदिर के रवि मिश्र मंदिर के कर्मचारी हैं। करुणेश मंदिर के कर्मचारी हैं। सुभाष श्रीवास्तव मंदिर के कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की भी जिम्मेदारी है चढ़ावे की गिनती करना। इसके अलावा और 3 नाम है। सुभाष यादव मंदिर के कर्मचारी हैं, दिनेश कुमार भी मंदिर के कर्मचारी हैं और साथ ही शिवम भी मंदिर के कर्मचारी हैं। ये सब जिनके नाम मैंने लिए, इनको एसआईटी ने अपनी जांच में संदिग्ध माना है। अब आते हैं एफआईआर पर। एफआईआर में कई बड़े लोगों के नाम नहीं हैं, जो ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जिनको एसआईटी ने जिम्मेदार माना, प्रमुख माना, उनमें से कईयों के नाम एफआईआर में नहीं हैं। एफआईआर में क्या है? एफआईआर में किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया, उसको ज़रा विस्तार से देखते हैं। कि धारा 306 बीएनएस की, इसमें पहली धारा लगाई गई है एफआईआर में। और ये जो बीएनएस की धारा है, वो कर्मचारी या सेवक अगर कोई चोरी करता है तब उसके ऊपर धारा 306 बीएनएस लगाई जाती है, जो इसमें लगाई गई है। अधिकतम 7 साल की सज़ा है अगर आरोप प्रमाणित होते हैं तो, और जेल 7 साल की जेल के साथ साथ जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। धारा 316(5) बीएनएस की, जिसमें ये मामला दर्ज हुआ है, तो पहले तो एक बार आप देखिए जिन जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 306 बीएनएस की धारा, 316(5) और धारा 317(4) बीएनएस, इसके अलावा धारा 61 बीएनएस और धारा 3/5 बीएनएस की। अब ये धाराएं क्या ज़रा समझिए। 306 मैंने समझाया, कर्मचारी सेवक अगर कोई चोरी करता है, चोरी के आरोप अगर किसी कर्मचारी या सेवक पर होते हैं तो 306 लगती है धारा बीएनएस की, 7 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 316(5) 16/5 में क्या है? 16/5 है गंभीर विश्वासघात, यानी कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, सौंपी गई संपत्ति है, उसका गलत अगर कोई इस्तेमाल करता है तो इसमें ये सबसे गंभीर धारा है। उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, 10 साल तक की उम्र कैद हो सकती है या 10 साल तक की कैद हो सकती है, जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 317/4 क्या है? बीएनएस की धारा 317/4 है चोरी की संपत्ति को बार बार रखना, उसका कारोबार करना, और इसके लिए उम्र कैद हो सकती है, 10 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 317/5 यह चोरी की संपत्ति छिपाना, ठिकाने लगाना, उसमें मदद करना, 3 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। जेल हो सकती है, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 61
जो धारा BNS की धारा 61 है वो एक आपराधिक साजिश रचने की धारा है, जिसमें साजिश में शामिल अपराध के अनुसार सजा तय होती है। धारा 3/5 BNS की संयुक्त जिम्मेदारी, कई लोगों की अगर जिम्मेदारी होती है मिल करके अपराध करना, उसमें ये संयुक्त जिम्मेदारी लगती है। धारा 3/5 BNS की सभी आरोपियों पर समान रूप से जिम्मेदारी या सजा इसमें लागू होती है। अब आते हैं कि FIR करवाने वाले कृष्ण मोहन कौन है, जिनके रिपोर्ट देने पर FIR हुई है, ये आपको जानना चाहिए। कृष्ण मोहन दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें 9 सितंबर 2025 को ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया, चुना गया। हरदोई जिले के शाहबाद इलाके के रहने वाले हैं कृष्ण मोहन। भारतीय वन सेवा यानी कि IFS के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, IFS अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MSc की डिग्री की है, पढ़ाई की है। साल 1978 में उनका चयन भारतीय वन सेवा यानी कि IFS सर्विसेज के लिए हुआ था। नागपुर में जब इनकी तैनाती रही तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े। इसके बाद लगातार RSS से जुड़े हुए रहे हैं। कृष्ण मोहन संघ में नगर, जिला, प्रांत और क्षेत्रीय संघ चालक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी ये निभा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साल 2012 में जब ये सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद से हरदोई वापस लौटे और कहा जाता है कि समाज सेवा में आ गए। इसके बाद ये 9 सितंबर 2025 को जुड़ते हैं। कामेश्वर जो चौपाल के निधन हो गया था, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर यहाँ पर, और अब इनकी तरफ से ये FIR दर्ज करवाई गई है। अब इससे पहले ये FIR दर्ज होने के बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला आपको पता है कि बढ़ रहा है लगातार, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक कटाक्ष किया गया कि फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफ़ी। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के राज में नाइंसाफ़ी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफ़ी। अखिलेश यादव ने यह भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जनता कह रही है कि पहले SIT के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद FIR हो रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि लगता है SIT को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की योग्य होगी, कि मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा, ये विपक्ष कह रहा है। अब इसी को लेकर के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि राम मंदिर में ज़मीन घोटाले के 11 कागज़ मैंने SIT को सौंपे हैं। कहा कि एक एक कर सब सामने आ रहा है, पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं और फिर भी अब तक कोई जेल क्यों आखिरकार नहीं गया, ये संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है उन्होंने पूछा। और ये भी पूछा कि आखिर किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई FIR अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है। इसके कुछ देर बाद में, उनके बयान के बाद में ये चूँकि FIR दर्ज हुई, तो इससे पहले का ये बयान है, लेकिन बयान के बाद जो ऐसा FIR दर्ज की गई है उसके बाद भी राजनीति गर्मा गई है। और पहले आज दिन भर इस तरह की खबरें थी कि चंपत राय इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अभी FIR दर्ज होने के बाद में स्थितियां साफ हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय ने अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही SIT की जांच पूरी हुई, उसके बाद FIR दर्ज की गई है, कुछ गिरफ्तारी होने की भी जानकारी सामने आ रही है। अब आगे इस पर क्या होगा, या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो विपक्ष कह रहा है, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि SIT में जिन लोगों को संदिग्ध पाया, जिन लोगों को जिम्मेदार माना इस पूरे के पूरे प्रकरण में, क्या उनको वाकई FIR में बचाया गया? कमेंट करके इसे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी मिल रही हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।